अब मूवी के शुरुआत में हम आनंद को देखते हैं। दरअसल उसका हाल ही में ब्रेकअप हो चुका होता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं आनंद के फैमिली में सारे लोग बहुत ही अच्छे पोजीशन पर होता है। आनंद के फादर एक प्रोफेसर होता है और उसके दोनों भाई बहुत ही अच्छी खासी जॉब कर रहा होता है। यहाँ पर सिर्फ आनंद ही अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा होता, वो बस हमेशा नशे में धुत रहता है। अब एक दिन आनंद की फैमिली आनंद के छोटे भाई प्रकाश की शादी करने का डिसाइड करता है। वहीं प्रकाश एक लड़की से प्यार कर रहा होता है और वो अपनी फैमिली को उसके बारे में बता देता है, जिसके कारण अगले ही दिन प्रकाश के होने वाले ससुर आनंद के घर पर आते हैं शादी की बात करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर आनंद फुल नशे में आकर उन सारे लोगों के सामने कुछ बड़बड़ाते हुए खड़े खड़े ही वहां पर सुसु करने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर प्रकाश के होने वाले ससुर आनंद के फादर से बोलता है कि देखिए, आपका छोटा बेटा हमें बहुत ही पसंद है, लेकिन शादी से पहले आप आनंद को सुधारिए। यहाँ पर वो थोड़ा बहुत बोलकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब ये देखकर आनंद के फादर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आनंद को बहुत ही डांटने लगता है और उसे अपने घर से निकाल देता है, जिस वजह से आनंद अपनी एक फ्रेंड के घर पर रहने लगता है। वही आनंद के फ्रेंड भी आनंद से बोलता है कि वो लड़की तुम्हारे पैर को ठुकरा कर किसी दूसरे से शादी कर लिया है और वो वहाँ पर अपनी लाइफ में खुश है और तुम भी उस लड़की को भूल जाओ। लेकिन आनंद बोलता है कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा, वो अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से वो दूसरे से शादी कर ली, लेकिन वो शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया है। अब यहाँ पर आनंद के फ्रेंड्स ठान लेता है कि आनंद को सुधारना ही होगा, इसलिए वो लोग आनंद को सुधार केंद्र में भेज देता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे आनंद भी सुधरने लगता है। वहीं दूसरे सीन में हम दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं। फिलहाल दिव्या के घर पर उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए होते हैं। वहाँ पर दिव्या की माँ दिव्या को समझाते हुए बोलती है कि तुम चुपचाप लड़के वाले को कॉफी देकर वहीं पर खड़ी रहना, कुछ मत बोलना। यहाँ पर हम जानते हैं कि दिव्या तो बड़ी हो गई है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चे के जैसी है। अगर वो बात करना शुरू कर देती है तो वो बच्चों की तरह ही इधर उधर की बातें करने लगती है। वहीं आसपास के लोग दिव्या को देखकर यही समझते हैं कि दिव्या पागल है। सो इसीलिए दिव्या की माँ उसे समझाती है कि तुम चुपचाप वहीं पर खड़ी रहना। तो दिव्या भी वैसे ही करती है। वहीं पर लड़के वाले दिव्या से थोड़ा बहुत सवाल भी करता है, जिसके जवाब दिव्या की माँ दे रही होती है। लेकिन कुछ समय के बाद दिव्या बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसी लड़के वाले में से एक ने बोला था कि लड़की को बात करना नहीं आता। ये सुनकर वो बोलती है कि मुझे बात करना अच्छे से आता है, मुझे तो मेरी मॉम ने बोला था कि तुम चुपचाप रहना, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी थी। अब यह देखकर लड़के वाले समझ जाता है कि ये लड़की पागल है और वो लोग चुपचाप वहां से उठकर चले जाते हैं। अब उसके बाद दिव्या की माँ दिव्या को बहुत ही पीटने लगती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमसे शादी कौन करेगा। वहीं उधर आनंद के घर वाले भी आनंद की शादी करने का डिसाइड करते हैं। तभी उसी समय दिव्या के रिश्ता आनंद के लिए वहां पर आता है। आनंद के घर वाले दिव्या को देखने के लिए उसके घर पर जाता है। वहां पर आनंद के फादर दिव्या के फैमिली मेंबर्स को सारी बात सच सच बता देता है कि पहले मेरे बेटे के एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अब उसका ब्रेकअप हो गया है और वो दारू भी पीने लगा था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। यहाँ पर दिव्या के पेरेंट्स भी यही समझ लगते हैं कि हमारी बेटी भी कौन से ठीक है और इसी तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी फिक्स हो जाता है। वहीं रिसेप्शन के टाइम दिव्या कुछ अजीब तरीके से बातें कर रही होती है और उसकी हरकतें भी अजीब तरह की होता है। यह देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि लड़की पागल है। वही आनंद के फ्रेंड्स भी आनंद के पास जाकर बोलता है कि यार लड़की हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए तुम शादी से मना कर दो। लेकिन आनंद वहां पर कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद आनंद के फ्रेंड्स आनंद के फादर के पास जाकर बोलता है कि अंकल, आनंद तो अब दारू पीना भी छोड़ दिया है और वो जॉब भी कर रहा है, वो लड़की हमें ठीक नहीं लग रहा, आनंद को इससे बेहतर लड़की मिल सकती है, प्लीज अंकल ये शादी रोक दो। लेकिन तभी ये बातें दिव्या के पेरेंट्स भी सुन लेता है और इस बात को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ पर दिव्या के फैमिली उन लोगों से बोलता है कि अगर हमारी बेटी पागल है तो तुम्हारा बेटा भी कौन सा दूध का धुला हुआ है, वैसे भी क्या गारंटी है कि आपका बेटा दारू छोड़ दिया है तो वो आगे जाकर दारू नहीं पिएगा। वही ये सब देखकर दिव्या बहुत ही रोने लगती है, ये बोलकर कि लगता है कि हमारी शादी नहीं होगी। ये देखकर आनंद दिव्या के हाथ पकड़कर सारे लोगों के सामने बोलता है कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा।
करूंगा और मैं इस लड़की का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है। और इस तरह से उन दोनों की शादी हो जाता है। शादी होने के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरने लगती है। यहाँ पर आनंद दिव्या को सारी चीजें सिखाने लगता है कि किस जगह पर क्या बोलना है और कितना बोलना है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहने लगता है। वहीं आनंद भी दारू छोड़कर अब अपने फैमिली प्लानिंग करने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे चेकअप करवाने के लिए आनंद उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वो दोनों अपने फैमिली से अलग रह रहा होता है। वहीं प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर दोनों के फैमिली मेंबर्स बहुत ही खुश होते हैं। वहीं वहाँ पर हम हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों में काफी सारे स्नैक्स लेकर वहाँ पर हॉस्पिटल पर आती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट लेडी को अपना स्नैक्स बेचने के लिए आई होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बुढ़िया हॉस्पिटल से एक नवजात बच्चे को चुरा कर अपने एक स्नैक्स के बैग में रख कर वहाँ से ले जाती है। अब कुछ दिनों के बाद दिव्या की डिलीवरी डेट आने पर आनंद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और वहाँ पर दिव्या एक लड़के को जन्म देती है। यहाँ पर एक नर्स बच्चे को लेकर आनंद की फैमिली को दिखाता है। यह देखकर दोनों ही फैमिली वाले बहुत ही खुश होते हैं। वहीं उसके बाद हॉस्पिटल वाले उस बच्चे को लेकर किसी दूसरे रूम में रख देते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में वही बुढ़िया अपने हाथों में बैग लेकर आती है। खैर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल वाले दिव्या के बेबी को दूध पिलाने के लिए उसके पास ले जाती है। यहाँ पर दिव्या उस बच्चे को देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये मेरे बेबी नहीं है। यह सुनने के बाद सारी फैमिली मेंबर शॉक हो जाता है। वही हॉस्पिटल वाले कहने लगते हैं कि नहीं, ये आप ही का बच्चा है, लेकिन दिव्या जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, यह किसी दूसरे का बच्चा है, मेरा बच्चा कहाँ पर है, जल्दी से दो। यह देखकर आनंद भी पूछने लगता है कि दिव्या तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि ये मेरा बेबी नहीं है, लेकिन वहाँ पर दिव्या जोर जोर से बताने लगती है कि नहीं, ये बेबी हमारा नहीं है, जो पहली बार मुझे बेबी दिखाया गया था वो बेबी ये नहीं है। वो डॉक्टर आनंद को थोड़ा साइड में ले जाकर बोलने लगता है कि लेडीज डिलीवरी होने के बाद ऐसे बिहेव नहीं करते, क्या दिव्या पहले भी ऐसे बिहेव करती थी? तब यहाँ पर आनंद दिव्या के प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर को बताने लगता है कि पहले वो इतना मैच्योर नहीं थी। डॉक्टर कहने लगता है कि शायद इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, आप लोग इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ वरना हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आनंद को भी अब थोड़ा बहुत शक होने लगता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट फाइल कर देता है। यह देखकर एक पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में आकर इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वहाँ पर डॉक्टर भी हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज उस इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है कि दिव्या को कितने बजे डिलीवरी हुई, कितने बजे नर्स उसके बेबी को लेकर आईसीयू रूम में ले गई और उसके बाद कितने बजे दोबारा से दिव्या के पास उसके बेबी को लेकर गया। यहाँ पर ये सारी चीज बहुत ही क्लियर होता है। यह देखकर इंस्पेक्टर आनंद से बोलता है कि मुझे लगता है कि आपके केस में कोई भी गलती नहीं हुई है, इसीलिए आप खुद ही अपनी बीवी को समझाइए। ये बोलकर वो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर दिव्या को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। यहाँ पर दिव्या अभी भी यही बोल रही होती है कि यह मेरी बच्चा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। वहीं यहाँ पर दिव्या के कॉन्फिडेंस को देखकर आनंद सोच लेता है कि वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और वो एक लॉयर से मिलता है और उसे सारी प्रॉब्लम समझाकर उसे पूछने लगता है कि अगर हम कोर्ट में डीएनए के लिए अप्लाई करें तो कैसा रहेगा। वो लॉयर बोलता है कि अगर तुम कोर्ट के जरिए ये सब करोगे तो बहुत ही टाइम लेगा, इसलिए तुम प्राइवेट से करो, मैं भी तुम्हारा इसमें मदद करूंगा और बाद में हम वो डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे और इस तरीके से हमारा केस भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आनंद भी चोरी चुपके से बेबी के पास जाकर कुछ सैंपल्स लेते हैं और वो अपना सैंपल्स भी लेकर डीएनए मैच करवाने के लिए किसी दूसरे लैब में भेज देता है। वहीं रिपोर्ट्स आने पर मालूम चलता है कि सच में वो बेबी आनंद का नहीं है। यह जानकर आनंद और उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है। यहाँ पर आनंद उस इंस्पेक्टर के पास जाकर यही रिपोर्ट दिखाता है और उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। वही वहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी एक कांस्टेबल को आनंद के केस में लगा देता है। यहाँ पर कांस्टेबल और आनंद कुछ और सबूत को इकट्ठा करके वो अपने लॉयर के जरिए कोर्ट में पेश कर देता है। वही यहाँ पर कोर्ट भी ऑर्डर देता है कि अगर ये बेबी आनंद और दिव्या का नहीं है तो उसकी बेबी को क्या हुआ, इनके बेबी को जल्दी से फाइंड आउट करो और जब तक इनके बेबी नहीं मिल जाता तब तक दिव्या के पास जो बेबी है उसकी केयरिंग करे और साथ ही उस बेबी के माँ बाप कहाँ पर है उसे
उसे भी फाइंड आउट करें। अब यहाँ से आनंद और कांस्टेबल इस केस को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो कांस्टेबल आनंद को बहुत ही हेल्प करता है और हम जानते हैं कि उस कांस्टेबल का बेटा बचपन में ही मर गया था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट के दौरान वो कांस्टेबल आनंद को एक ऑफिस पर ले जाते हैं। वहाँ पर एक शख्स इन दोनों से बोलता है कि एक्चुअली में कुछ लोग नवजात बच्चों को चुरा ले जाते हैं। अगर लड़की है तो फौरन उसे बेच देता है और अगर लड़का हुआ तो उसे बलि दे देता है। ऐसे मिसिंग केस हमारे पास बहुत सारे आते रहता है। वहीं ये सब सुनने के बाद आनंद बहुत ही डरने लगता है क्योंकि उसका बेटा हुआ था और उसके बेटा को मिसिंग हुए अब तक 4 दिन हो गए थे। यहाँ पर कांस्टेबल आनंद को दिलासा देते रहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ होगा। और इसी दरमियान में एक इन्फॉर्मर उस कांस्टेबल को फोन करके एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आज रात एक मोहल्ले में कुछ लोग बच्चे को बलि देने वाला है। ये जानकर उसी रात कांस्टेबल और आनंद उस बलि देने वाले पुलिस को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर वो लोग देखता है कि कुछ लोग वहां पर एक बच्चे को बलि देने वाले हैं और वहां पर कुछ गुंडे भी होते हैं। ये देखकर आनंद को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे रोकने के लिए वहां पर चले जाता है। यहाँ पर आनंद उन गुंडे से बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट भी करता है और फाइनली वो उस बच्चे को बचा लेता है। यहाँ पर कांस्टेबल पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है? ये देख आनंद बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, दिव्या से पूछना पड़ेगा। और वो लोग उस बच्चे को लेकर दिव्या के पास जाता है। वहीं बेबी को देखकर दिव्या बोलती है कि ये हमारा बेबी नहीं है। दिव्या वहाँ पर ये भी बोलती है कि फिलहाल मेरे पास जो बच्चा है उसके माँ बाप भी कितने टेंशन में होंगे। उसके बाद कांस्टेबल और आनंद उस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगता है। उसी दौरान उन्हें मालूम चलता है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी पेरेंट के बच्चा मिस हो गया है। वो लोग उस हॉस्पिटल में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी आनंद के पास वही बुढ़िया आकर बैठती है। उस वक्त उसके बैग में एक छोटा बच्चा होता है। जो बुढ़िया उस बच्चे को वहाँ से ले जाने वाली होती है। वहाँ पर आनंद उस बुढ़िया के उसके बैग देते हुए मदद करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आनंद ये सोचने लगता है कि उस बुढ़िया के बैग में तो सिर्फ स्नैक्स है, लेकिन उसके बैग इतने भारी क्यों है। और उस बुढ़िया के जाते वक्त उसके बैग से वह बच्चा अपना हाथ थोड़ा सा बाहर निकालने लगता है। यह देखकर बुढ़िया को रोकने के लिए आनंद उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक ऑटो में बैठकर बुढ़िया वहाँ से निकल जाती है। यह देख आनंद भी अपनी बाइक के जरिए उस बुढ़िया को फॉलो करने लगती है और फॉलो करते हुए उसके एरिया में पहुंच जाता है। वो बुढ़िया उस बच्चे को अपने घर पर लाकर किसी दूसरे आदमी को दे देती है। वहाँ पर एक बंदा उस बुढ़िया के पास आकर वो बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। वही आनंद भी उस बंदे को भी फॉलो करने लगता है और रास्ते में वो कांस्टेबल को सारी बात बता देता है। वहीं ये सारी बात जानकर कांस्टेबल बोलता है कि आनंद तुम जल्दबाजी मत करना, मैं बाकी पुलिस वाले को लेकर वहाँ पर आ रहा हूँ, तब तक तुम उस पर नजर रखो। वहीं वो शख्स वो बच्चा लेकर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है। वही आनंद भी चुपके से उस बंदे को फॉलो कर रहा होता है और आनंद देखता है कि उस बिल्डिंग के पास बहुत सारे गुंडे होते हैं। वहाँ पर आनंद चुपके से उस बच्चे को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक गुंडा उसे देख लेता है। अब यहाँ पर आनंद और उन गुंडे के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगता है। वहीं तब तक वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन सारे गुंडे को पकड़ लेता है। अब पूछताछ के दौरान वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि सर, वो बूढ़ी औरत गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें बच्चे चुरा कर देती है और हम उस बच्चे को लेकर दूसरे बंदे को दे देता है। दरअसल मेरे ऊपर भी एक और दूसरा शख्स है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। कांस्टेबल बोलता है कि ठीक है, तुम अपने बॉस को फोन करो, उसे कहो कि बच्चा मिल चुका है, उसे लेकर जाए। वो शख्स भी ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि कुछ देर में वहाँ पर एक कार आता है। वहीं पुलिस वाले और आनंद सारे लोग छुपके से उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो गुंडा उस बच्चे को साइड में रखकर अपने बॉस से बोलने लगता है कि भाई यहाँ से तुम जल्दी से भाग जाओ, यहाँ पर पुलिस वाले हैं। वहीं ये सुनते ही वो गाड़ी वाला वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी आनंद मेन गेट के दरवाजा ही बंद कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर मूर्ति नाम का एक बंदा होता है। पुलिस वाले उसे पूछताछ करने लगता है और हम जानते हैं कि मूर्ति का एक एजेंसी होती है जो कि काफी सारे हॉस्पिटल को वो नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते रहता है। मूर्ति यहाँ पर कहने लगता है कि सर, जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती तो मैं अपने आदमियों की मदद से एक बच्चे को चुराता हूँ, लेकिन ये सब मैं भी किसी दूसरे के कहने पर यह सब करता
चाहता हूँ। मेरे ऊपर राजेंद्र नाम का एक बंदा है और उसके भी बहुत ही बड़ी एजेंसी है और उसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जगह से बच्चे को चुराना है, बदले में वो मुझे पैसे दे देता है और मैं उसी के कहने पर ये सब करता हूँ। इसके अलावा मुझे उसके नेटवर्क के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तब ये जानकर पुलिस वाले राजेंद्र के बारे में फाइंड आउट करने लगता है। दरअसल राजेंद्र का भी बहुत ही बड़ा एजेंसी होता है। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड करते रहता है। यहाँ पर आनंद और पुलिस वाले को मालूम चलता है कि राजेंद्र एक बार में है, तो वो पूछताछ करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे गैंग आकर राजेंद्र को मार देता है। वही ये सब देखकर आनंद बहुत ही दुखी होने लगता है कि अब उसके बच्चे के बारे में कैसे मालूम चलेगा। वहीं दूसरे दिन आनंद और कांस्टेबल उस राजेंद्र के घर पर जाकर इंक्वायरी करने लगता है कि राजेंद्र के किसी से दुश्मनी है या नहीं। वहीं इसी दरमियान वहाँ पर वर्धाराज नाम के एक बहुत ही बड़ा आदमी आता है राजेंद्र को देखने के लिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्धा की बहुत सारी कंपनीज होता है और वो बहुत ही अमीर होता है। यहाँ पर आनंद वर्धा को देखकर यह सोचने लगता है कि इतना बड़ा शख्स इस गुंडे से मिलने के लिए क्यों आया है। खैर इसी बीच दिव्या और आनंद के पास मौजूद हुए बच्चे के पेरेंट्स के बारे में मालूम चल जाता है, तो वो लोग उनके पेरेंट्स के पास जाकर उसके बच्चे को वापस कर देता है। और वहाँ पर आनंद देखता है कि वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं। वहाँ पर वो लोग अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बहुत ही दिल से धन्यवाद बोलता है। वही वहाँ पर कांस्टेबल आनंद से बोलता है कि मैं गजा नाम के गुंडे को जानता हूँ, अगर हम उसके पास जाकर कुछ मदद मांगे तो कुछ हो सकता है। तब यहाँ पर ये दोनों गजा के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर आनंद गजा के पास उन गुंडे को देख लेता है जिस गुंडे ने राजेंद्र को मारा था। यहाँ पर उस गुंडे को देखते ही आनंद उनसे फाइट करने लगता है और वो एक चाकू की नोक पर गजा से पूछने लगता है कि बताओ तुमने राजेंद्र को उस दिन क्यों मारा था। तब वहाँ पर गजा बताने लगता है कि हमें राजेंद्र को मारने के लिए सुपारी मिला था और वो सुपारी देने वाला और कोई नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन वर्धाराजन है जो उस दिन आनंद ने देखा था। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कुछ साल पहले वर्धा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था। एक दिन गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल को ऑर्डर आता है कि सारे फाइल्स को डिजिटलाइज करना है और बहुत सारे हॉस्पिटल वाले वर्धा को अप्रोच करने लगते हैं। अब इसी दरमियान वर्धा को उन सारे हॉस्पिटल के सारे चीजें मालूम चल जाता है कि किस हॉस्पिटल में कितने स्टाफ है, किस दिन कौन सा बच्चा पैदा हुआ है। इसी बीच एक दिन एक कपल का बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही रोने लगते हैं। वहीं ये देखकर वर्धा दूसरे के बच्चे को लेकर उस कपल को दे देता है। यह देखकर वो शख्स खुश होकर वर्धा को काफी सारा सोना देने लगता है। वही हम जानते हैं कि उसी हॉस्पिटल में राजेंद्र कंपाउंडर का काम करता था और उसी की वजह से एक बच्चे को चुराया था। यहाँ पर वर्धा राजेंद्र को भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे देता है। अब कुछ दिनों के बाद वही कपल वर्धा के पास फिर से आता है और बोलता है कि सर दूसरे कपल को भी ऐसा ही एक बच्चा चाहिए, प्लीज आप कुछ करिए, बदले में वो लोग आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। यह सुनने के बाद वर्धा शौक हो जाता है कि पूरे महीने काम करने के बाद उसे सिर्फ 40,000 मिलता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अदला बदली करने पर लाखों की कमाई हो सकती है। और उसी दिन से पैसे के लालच में आकर राजेंद्रन की मदद से बच्चे के चुराने के काम शुरू हो जाता है। वहीं वर्धा के पास तो बहुत सारे हॉस्पिटल के एक्सेस होता है, तो वो सारे हॉस्पिटल में इसी तरह से बेबी चुराने का अपना बिजनेस शुरू कर देता है। वहीं धीरे धीरे वर्धा अपना नेटवर्क बढ़ाने लगता है और इसके बिजनेस में वो मूर्ति भी शामिल होता है। खैर कुछ दिन पहले उसके पास एक फॉरेन कपल वर्धा के पास आकर एक बेबी का मांग करता है। उसे बेबी बॉय चाहिए था और वो लोग बेबी के बदले वर्धा को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार था। तब वर्धा अपने सर्वर के जरिए कुछ कपल्स को जूम इन करने लगता है और उसके सामने 3 कपल्स आते हैं और उस दिन से वो हर रोज 3 कपल्स को मॉनिटरिंग करने लगता है। और इन कपल्स में आनंद और दिव्या भी होते हैं। जिस दिन दिव्या की डिलीवरी होती है उसी दिन 2 और औरतें अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां होती है, सिर्फ दिव्या को ही लड़का पैदा हुआ होता है। तब वर्धा उस मूर्ति के जरिए उस दिव्या के बच्चे को किडनैप करवा लेता है और वो लोग दिव्या के बच्चे के ठाव पर एक और दूसरी बेबी को रख देता है जो उस दिन उस बुढ़िया अपने बैग में लेकर आई थी। यहाँ पर वर्धा उन कपल्स को वो बच्चा दे देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं उसी दरमियान वर्धा को मालूम चलता है कि पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब तक ये लोग राजेंद्र तक पहुंच
पहुंच पाते वर्दा राजेंद्र को ही मरवा देता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि वो एनआरआई कपल वर्दा को फोन करके बोलने लगता है कि सर, जिस तरह से आपने हमको बच्चा दिया है उसी तरह से एक और कपल को बच्चा चाहिए। ये जानकर वर्दा उस एनआरआई कपल को एक मंदिर के पास बुलाता है और वहीं हम देखते हैं कि अपने बच्चे के खातिर मन्नत मांगने के लिए दिव्या वहां पर आती है। वहीं थोड़ी देर के बाद वहां पर एनआरआई कपल्स भी दिव्या के बच्चे को लेकर उस मंदिर के पास आते हैं। वहीं दर्शन के टाइम पर वो बच्चा बहुत ही रो रहा था। यह देखकर दिव्या उस एनआरआई कपल को बोलती है कि बच्चे को आप मुझे दे दीजिए, मैं संभालती हूँ। वहीं दिव्या की गोदी में आते ही वो बच्चा रोना बंद कर देता है और तभी वहाँ पर वर्दा भी आ जाता है और वो दिव्या को देखने लगता है, क्योंकि जिस लड़की से उसके बच्चे वो लोग चुराया था आज वो बेबी उसी के गोद में है। वही यहाँ पर दिव्या अपने बेबी को पहचानने लगती है, लेकिन जब तक वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वर्दा दिव्या के पास आकर उसके बेबी को लेकर वो एनआरआई कपल्स को दे देता है और उसे बोलता है कि आप लोग यहाँ से फटाफट चली जाइए। वहीं यहाँ पर दिव्या भी उस एनआरआई कपल्स को पीछा करने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पर आनंद उस मंदिर में आ जाता है। वहीं आनंद को देखकर दिव्या सारी बात बता देती है कि हमारे बच्चे उस एनआरआई कपल के पास है। वहीं यहाँ पर आनंद अपने बच्चे को लेने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वर्दा के आदमी आनंद को रोकने लगता है। यहाँ पर आनंद उस गुंडे से फाइट करने लगता है और हम देखते हैं कि उस फाइट के दौरान एक बंदा अपने हाथ में चाकू लेकर आनंद के पास आने लगता है, लेकिन वो शख्स आनंद को न मारते हुए वर्दा को मार देता है और हम जानते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि राजेंद्रन का ही बेटा होता है और उसे मालूम चल चुका होता है कि इसके फादर को मरवाने वाला यही वर्दा है। और इस तरह से फाइनली दिव्या को उसके बेबी मिल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।